Hello everyone, students. As you know, we are studying third unit Human Development and Family Studies, and this is the last chapter of this unit. This is chapter number 9, Management of Support Services, Institutions and Programs for Children, Youth and Elderly. आज हम थर्ड यूनिट का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम बच्चों के लिए, युवाओं के लिए या वृद्धजनों के लिए सभी सहायक सेवाएं, संस्थान और उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों का प्रबंधन कौन करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? देखिए, किसी भी समाज की मूल इकाई क्या होता है? परिवार। परिवार होता है और परिवार का कार्य क्या है? अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना। और वे जो आवश्यकताएं हैं वो कैसे भी हों, परिवार के जो सदस्य होते हैं उनमें माता पिता होते हैं और विभिन्न आयु वर्ग के विभिन्न लोग होते हैं। उन सभी की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है कौन? परिवार का मुखिया। ठीक है, तो ये हमारा परिवार हो गया। अब इसका महत्व देखते हैं। महत्व के बारे में क्या है? देखिए, जीवन चक्र के विभिन्न चरण होते हैं और उन चरणों में हर परिवार विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। जीवन चक्र के विभिन्न चरण होते हैं और उसमें परिवार की संरचना भी भिन्न भिन्न होती है एवं जो सदस्य होते हैं उनका सहयोग भी अलग अलग होता है। परिवार का मुखिया जो भी होता है वो अन्य सदस्यों के साथ मिलता है और परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी की आवश्यकताओं को पूरी करने की पूरी कोशिश करता है कि सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा कर दे। लेकिन कितनी बार क्या होता है, वो असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण वह परिवार के सदस्यों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। तो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वह उन्हें पूरा करने में असमर्थ रहता है। तो इसके लिए उसे सरकार पर या समाज पर निर्भर रहना पड़ता है। और जो प्रत्येक समुदाय है वो अपने सदस्यों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, उसकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए कुछ संस्थानों पर निर्भर रहता है। परिवार दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एकाकी परिवार और एक होते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार कौन से परिवार होते हैं? जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। और जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं उसे एकाकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो जो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं के लिए किस पर निर्भर होते हैं? सबसे पहले निर्भर होते हैं विद्यालय पर, क्योंकि उनकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। एजुकेशन है, शिक्षा है, वो कहाँ से मिलेगी? विद्यालय से, अस्पतालों से। यदि उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो उसके लिए उन्हें अस्पतालों में जाना पड़ता है। हायर एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, प्रशिक्षण केंद्रों में जाना पड़ता है। और यदि मनोरंजन करना हो तो कोई किसी थिएटर पर जाना पड़ता है। लेकिन जो गरीबी होती है उसके कारण सभी परिवार इन सब सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते और उसमें असमर्थ हो जाते हैं इन सुविधाओं का लाभ उठाने में। तो उसके लिए जो परिवार के बच्चे हैं, युवा हैं, वृद्धजन हैं, जो परिवार से अलग हो जाते हैं और उन्हें जीवन यापन करने के लिए अपनी जो उनकी आवश्यकता होती है उनको स्वयं ही पूरा करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और कुछ परिवार होते हैं और उनके सदस्यों के लिए उन्हें अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार पर या समाज पर अपना दायित्व छोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ प्राइवेट सेक्टर, कुछ एनजीओज़ या फिर कुछ सरकारी संस्थान होते हैं जो इन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे जो ये पिछड़े हुए लोग हैं, जो वंचित वर्ग है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब ये जो इस चैप्टर की अब हम मूलभूत संकल्पनाएं देखते हैं या बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पर हमें इसमें देखना है कि संवेदनशील समूह से अभिप्राय क्या होता है, कि संवेदनशील समूह में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। इसमें वो व्यक्ति आते हैं जिन पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है और जिन पर जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनका कोई हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। जो जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो संवेदनशील कब हो सकता है? जब होता है जब कोई उसकी आवश्यकता पूरी ना हो या उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में असमर्थ ना हो। इसका कारण उसकी आयु हो सकती है, उसकी बीमारी हो सकती है या फिर कोई उसकी अपंगता भी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि संवेदनशील समूह कौन से हैं, कौन कौन से लोग इन संवेदनशील समूहों में आते हैं। इनमें बच्चे आते हैं, उसके अलावा युवा आते हैं, युवा के अलावा और कौन आते हैं? वृद्ध लोग आते हैं, अपाहिज लोग आते हैं जो किसी तरह से विकलांग हैं,
ठीक है। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति या जाति के लोग आते हैं। ये सभी लोग आते हैं संवेदनशील समूह के अंतर्गत। बच्चों को, युवाओं को, वृद्धजनों को ये जो है क्यों संवेदनशील बनाता है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। और इनकी सहायता के लिए सरकार और अन्य संस्थाएं जो होती हैं वो कौन कौन सी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तो इस चैप्टर में हम मेनली क्या पढ़ेंगे कि जो संवेदनशील हैं लोग ये क्यों बनते हैं और इनकी सहायता के लिए सरकार या अन्य संस्थाएं कौन कौन से कार्य कर रही है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति संवेदनशील या वल्नरेबल क्यों होता है। वाई आर चिल्ड्रन वल्नरेबल? बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं? बच्चों के संवेदनशील होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे बच्चों का बाल्यावस्था में जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है, और एक क्षेत्र का विकास या अन्य क्षेत्रों का विकास ये सभी को प्रभावित करता है। बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए उन्हें भोजन, घर, प्यार, देखभाल, स्वास्थ्य और अन्य देखभाल की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि प्रतिकूल अनुभवों का बच्चों के विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। सभी बच्चे संवेदनशील होते हैं, परंतु कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। क्यों हो जाते हैं बच्चे संवेदनशील? क्योंकि जो कठिन परिस्थितियां हैं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां में हैं उनमें उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वे पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण उन बच्चों की पूरी क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है और वे बच्चे संवेदनशील हो जाते हैं। जब भी किसी बच्चे की किसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो उस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण वह बच्चा संवेदनशील बन जाता है। इसके बारे में हम कुछ आंकड़े देखेंगे। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में बाल जनसंख्या के बड़े अनुपात की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती हैं। देखिए कौन कौन से आंकड़े हैं। 2000 जनगणना 2011 के अनुसार हम देख रहे हैं। जब 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार ये आंकड़े हैं कि भारत में 18 वर्ष से कम आयु के 472 मिलियन बच्चे हैं, और जो भारत की कुल जनसंख्या का कितने हैं 39% है, और 4 में से एक स्कूल जाने वाले आयु वर्ग का बच्चा स्कूल से बाहर है। 4 में से एक बच्चा स्कूल से बाहर है और 99% बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, ड्रॉप आउट हैं। प्रत्येक 100 बच्चों में से केवल 32 बच्चे हैं जो सही उम्र में स्कूल जाते हैं, और भारत में 6 वर्ष की आयु से कम बच्चे 19.8% बच्चे अल्प पोषण के शिकार हैं, और 6 से 23 माह के बच्चों में केवल 96% को ही पूरा भोजन मिलता है। 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 10.13% बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, और प्रतिदिन लगभग 150 बच्चे लापता हो जाते हैं, और पिछले 10 वर्षों में बच्चों के विरुद्ध जो अपराध है वे लगभग 5 गुना बढ़ गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप इस लाइन में ये बात देखेंगे कि कठिन परिस्थिति, जो बच्चे कठिन परिस्थिति में रहने वाले हैं उन बच्चों को विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है, और प्राय उचित देखभाल एवं संरक्षण के अभाव में जो बच्चे कठिन परिस्थिति में रह रहे हैं उसके अलावा भी यदि उन्हें उचित देखभाल नहीं मिलती और संरक्षण नहीं मिलता है तो वे बच्चे कुछ गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। वो गतिविधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली गतिविधि है कानून का उल्लंघन। वो बच्चे अपराधी बन जाते हैं और गैर सामाजिक गतिविधियां करने लगते हैं। कौन से बच्चे करने लगते हैं? जो बच्चे पहले से ही कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, पहले से ही संवेदनशील हैं, ऊपर से उनकी देखभाल नहीं की जा रही है, उनका संरक्षण प्रॉपर नहीं किया जा रहा है, तो उचित देखभाल और संरक्षण के अभाव में ये बच्चे क्या करने लगते हैं? कानून का उल्लंघन और गैर सामाजिक गतिविधियां करने लगते हैं। भारतीय संविधान के अधीन ये सुनिश्चित करने के लिए कि बालकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उनके मूलभूत मानव अधिकारों की पूर्णतः सुरक्षा की जाए और उनको कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं और कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 किसके लिए है? बालकों के लिए है जिन्होंने कानूनन अपराध किया हो। कौन से बच्चों ने? जिन्होंने कानूनन अपराध किया हो और जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो। इस अधिनियम को
बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए 1992 में 1992 में भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1992 में भारत में लागू किया गया था। और इसको जो इसमें जो है 2015 में कुछ संशोधन कर दिए गए। कब किए गए संशोधन? 2015 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। और उस संशोधन में क्या डिसाइड किया गया वो देखिए आप। इसमें डिसाइड किया गया कि जो ये अधिनियम है ये अपराधों में लिप्त 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों पर बालिगों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। ये कब? ये 2015 में बना था, जब इसमें चेंज किया गया था। जब आपको याद हो तो ये निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद इस अधिनियम में ये चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया कि इस अधिनियम में 16 से 18 वर्ष के आयु के किशोरों पर यदि वो अपराध करते हैं तो मुकदमा चलाने की अनुमति दे देता है। और साथ ही यदि कोई 16 से 18 वर्ष का जुवेनाइल है जिसने कम जघन्य अपराध किया है और लेकिन वो अपराध गंभीर है तो उसके ऊपर बालिग के समान मुकदमा चलाया जा सकता है जब उसे 21 वर्ष की आयु के बाद पकड़ा गया हो। ठीक है। इसमें बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामलों का निर्णय और निपटारा करने के लिए बाल मित्रवत अधिनियम चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच को अपनाने और विभिन्न संस्थानों के द्वारा उनमें पुनर्वास के लिए भी प्रावधान है। ये जो अधिनियम है ये बाल अधिकार समझौते के अनुरूप है। इसके अनुसार देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन से हैं। अब जो ये जो अधिनियम है इस अधिनियम के अनुसार कि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता किन किन बच्चों को है। उन बच्चों को है जिनका कोई घर निश्चित स्थान नहीं है, जिनके पास भरण पोषण करने के लिए कोई साधन नहीं है, जो सड़कों पर पलते हैं, जो घर से भाग जाते हैं, लापता हो जाते हैं, घर से जिन बच्चों का त्याग कर दिया जाता है, या फिर ऐसे व्यक्ति या अभिभावक के साथ बच्चे रहते हैं जो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं। उनके ऊपर उनके लिए है ये। और जो बच्चे बीमार होते हैं या लंबी बीमारी से ठीक नहीं होते और या किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित होते हैं और उनकी देखभाल और सहायता के लिए जब कोई नहीं होता है। और ये जो बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, जो बच्चे यौन दुर्व्यवहार और अनैतिक कार्य करते हैं, और जो बच्चे नशीली दवाओं की लत लग जाती है, जिनको अवैध व्यापार करते हैं, जो बच्चे प्राकृतिक आपदा या फिर नागरिक विद्रोह के शिकार होते हैं, जो बच्चे अविवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं, और उसके साथ साथ जो बच्चे अनाथ होते हैं या फिर गुमशुदा होते हैं या फिर घर से भागे हुए होते हैं या कारखानों से छुड़ाए गए बच्चे होते हैं या फिर बाल श्रमिक होते हैं या कैदियों के बच्चे होते हैं या रेड लाइट एरिया से छुड़ाए गए बच्चे होते हैं। तो देखभाल और संरक्षण एक्ट के तहत ये वाले बच्चे आते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, लेकिन ख़त्म करने से पहले हम आज का क्विज़ देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमने पुट अप किए हैं आपसे। पहला क्वेश्चन है किसी भी समाज की मूल इकाई क्या है। यहाँ आपको एक ऑप्शन बताना है, इनमें से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सब बच्चे पहले की तरह। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संवेदनशील समूह नहीं है। जो भी कोई है वो आंसर करेंगे ABCD में से। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम में कब संशोधन किया गया। यहाँ पर आपको पारित हुआ नहीं लिखना है, बल्कि ये बताना है कि ये संशोधन कब कौन से सन में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के अनुसार देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन से होते हैं। बीमार बच्चे, लापता बच्चे, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे या सभी बच्चे। ठीक है। तो जो भी आंसर सही है वो आंसर आप लिखेंगे। और यहाँ पर अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इससे अगला टॉपिक इस चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।